सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुचित शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है आप सभी लोगों के सामने बेहतरीन शानदार और काफ़ी अच्छा त्यौहार आप सभी लोगों के सामने है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस त्यौहार को बहुत ही अच्छे तरीके से और बिल्कुल बोलते हैं ना सुरक्षा, बहुत ही सुरक्षित तरीके से आप लोग मनाएंगे। और आप सभी लोगों को इन सभी के साथ दिवाली की बहुत बहुत अग्रिम बधाइयाँ मैं देना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आइए हम लोग कंटेंट पे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि कंटेंट सबसे बहुत बड़ी चीज़ है। तो आइए हम लोग इसी कंटेंट की प्लानिंग के साथ आज की क्लास में मैं एक लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं आज की क्लास में। गैस करिए क्या हो सकता है, गैस करिए। आप लोगों ने हालांकि थंबनेल तो देख ही लिया होगा, मुझे पता है कि थंबनेल आप लोग देखते हो तभी क्लास में आते हो कि आज क्या होने वाला है। तो आज की क्लास में आप सभी लोगों का चूंकि दीपावली का अवसर है और आप सभी लोग अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखोगे ना, तो ऐसा वो मैं टॉपिक लेके आया हूं जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा वो टॉपिक जिस टॉपिक से आपके संगणक के एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उस टॉपिक के मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूं। बहुत ही भरपूर मात्रा में बहुत सारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं और आज मैं सॉल्व कराऊंगा। आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों इसका आंसर ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी का साथ सहयोग सपोर्ट बिल्कुल मिलता रहे और जिस तरीके से आप सब लोग बिल्कुल दीपावली अपने सुरक्षित मनाने वाले हैं, इस तरीके से इस क्लास को भी बिल्कुल सुरक्षित तरीके से आगे लेके चलेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करें बिना किसी सिंगल टाइम वेस्ट किए हुए। आप सब लोग क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखने के बाद बिल्कुल मुस्कुराते हुए बिल्कुल आप लोगों को आंसर देना है कि भैया इसका आंसर सर ए है और बी है और सी है, डी है। रिक्वेस्ट है उन सभी तुक्का बाजों से कि तुक्का ना लगाए। नहीं आता तो आप लोग बिल्कुल कमेंट नहीं करना, अगर आता है तभी कमेंट करें, ठीक है, जिससे कि मैं सही स्टूडेंट का कमेंट देख सकूंगा। हमारे पास कमेंट ये सॉरी प्रश्न ये है कि जब किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे वस्तु की मांग बढ़ जाती है। अच्छा, एक वस्तु की कीमत बढ़ रही है जिसकी वजह से दूसरे वस्तु की मांग बढ़ जाती है, तो वस्तुओं के बीच संबंध कौन सा होता है मुझे बताइए। पूरक वस्तुएं, नॉर्मल गुड्स, या सब्स्टिट्यूट, मतलब पूरक वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं, या हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स जिसको हम लोग प्रतिस्थापन वस्तुएं या स्थानापन्न वस्तुएं बोलते हैं, या निकृष्ट वस्तुएं जिसको हम लोग इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। तो हमारे पास ये चार ऑप्शंस हैं। एक बार जल्दी से फास्ट मुझे बताइए। मैं आपको हिंट दे सकता हूं, मैं आपको इसमें हिंट दे सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। वो हिंट पता क्या है? वो हिंट है यहां पे, जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे टी एंड कॉफी का। यहां पे टी एंड कॉफी की अगर मैं बात करता हूं, कुछ एग्जांपल देता हूं। आप सभी को पता टी एंड कॉफी क्या है बताइए? सब्स्टिट्यूट गुड्स है, या हम सब लोग बोल सकते हैं टी एंड कॉफी को ये हमारी प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। मान लीजिए कि अगर टी की कीमत हमारे पास 10 रुपए है और कॉफी की कीमत हमारे पास 10 रुपए है। जैसे ही अगर मान के चलो कॉफी की प्राइसेस बढ़ी तो कॉफी की प्राइसेस हुई हमारे पास 12, तो कॉफी की प्राइसेस कितनी होंगी? 10 से 12। देखो, जब किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरे वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उस वस्तुओं के बीच क्या संबंध होगा? भाई इसकी कीमत क्या होगी? 10 से 12 हो गई। तो ऐसे वो कंज्यूमर जो कॉफी का कंजम्पशन करते थे, अब वो क्या करेंगे? अरे भैया प्राइस बढ़ गई कॉफी की, डिमांड कॉफी की घट जाएगी। ऑटोमेटिकली कहां आ जाएंगे? ऑटोमेटिकली सारे कंज्यूमर जो कॉफी को कंज्यूम करते थे, सारे वो उपभोक्ता जो कॉफी का उपभोग करते थे, अब वो सारे उपभोक्ता इस टी की तरफ मूव कर जाएंगे। अब वो कहीं ना कहीं अब टी का कंजम्पशन स्टार्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं डिमांड ऑफ टी इज राइजेस, है ना? तो डिमांड ऑफ टी विल बी क्या होगा? डिमांड ऑफ टी मेरे प्यारे दोस्तों हमारे पास वो राइज हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है आप लोग मुझे जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? तो अब एक बात बताओ, टी और कॉफी कौन से गुड्स कहलाएंगे? यही बोला गया है यहां पे कि एक बात मुझे बताइए कि दो तो वस्तुओं के बीच में जो संबंध कैसा होगा? यहां पे टी और कॉफी जो है उनके बीच में संबंध कैसा होगा? तो आप सब लोग बोलोगे सर जी हमारे पास ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। कौन से गुड्स हैं मुझे बताइए? सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं जिसको प्रतिस्थापन वस्तुएं बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सर सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? एक ऐसे गुड्स जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताइए? रिप्लेस। जैसे टी एंड कॉफी हो गया, है ना? इस तरीके से हमारे पास पेप्सी एंड कोक हो गया, स्प्राइट एंड ड्यू हो गया। ये सब हमारे पास क्या है? एक दूसरे को रिप्लेस करने वाले गुड्स हैं जिसको सब्स्टिट्यूट गुड्स बोला। आइए डिस्कस करते हैं। दूसरा, गणितीय भाषा के अनुसार मांग के नियम में वस्तु का मूल्य होता है। अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल लैंग्वेज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ डिमांड। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल या उपयुक्त में से कोई नहीं। बता दी जल्दी से फास्ट, एक जल्दी से बताओ फास्ट, ए बी सी या डी? कम ऑन जल्दी से बताओ फास्ट, कम ऑन कम ऑन, एक बार जल्दी से मुझे फास्ट बताओ, एक बार जल्दी से फास्ट आप सभी लोगों को बताना है आंसर कि क्या आंसर होगा, ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? चलिए बताइए। तो यहां पे गणितीय भाषा के अनुसार मांग के नियम, यहां पे क्या लिखा होता है? मांग के नियम में वस्तु का मूल्य होता है। देखिए एक बात समझो, यहां पे
अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, तो आप कहोगे सर जी लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। आपने बताया सर जब प्राइस बढ़ेगा तो सर डिमांड घटेगी। सर यही तो कहता है मांग का नियम। अरे बोलो हाँ है ना। सर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। अच्छा सर अगर प्राइस घटेगा मतलब अगर प्राइस डिक्रीज करेगा तो सर डिमांड क्या करेगा, तो मुझे बताओ, डिमांड हमारे पास बढ़ेगा। ये बताया हुआ है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ, और यहाँ पे बोला हुआ कि कीपिंग अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल लैंग्वेज द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिटरमाइन, कि किसी भी वस्तु की जो कीमत होती है वो बिल्कुल स्वतंत्र चर होता है। मतलब क्या, वो किसी भी वस्तु की जो कीमत होती है वो किसी भी फैक्टर पे मतलब किसी फैक्टर पे निर्भर नहीं होती, वो स्वतंत्र होती है, एक प्रकार से इंडिपेंडेंट होती है। समझ में आया कि नहीं है? मतलब एक प्रकार से क्या होता है, एक प्रकार से वो इंडिपेंडेंट होता है। जैसे आप इस बात को समझो, अब हम लोग फॉर्म्स ऑफ मार्केट अभी हम लोग अगर पढ़ेंगे तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में एक मार्केट होता है ओलिगोपोली मार्केट। वहां पे आप अपनी वस्तुओं की कीमत जो है बिल्कुल मतलब बोलते हैं ना कि अपने अकॉर्डिंग तो डिसाइड कर सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी वस्तु की कीमत को निर्धारित करने में। तो यहां पे बोला हुआ है क्या कि जो लॉ ऑफ डिमांड की अगर मैं बात करूं तो लॉ ऑफ डिमांड में जो भी हमारे पास वस्तु की कीमत होती है, आप बोल रहे हो सर प्राइस बढ़ी डिमांड घटी, जो प्राइस घटी डिमांड बढ़ी। तो ये जो प्राइस घट रहा है बढ़ रहा है, तो क्या ये क्या मतलब ये क्या है, ये भैया जो प्राइस घट रहा है जो बढ़ रहा है ये मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, घट रही है बढ़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है बताओ, एक स्वतंत्र है, ये इंडिपेंडेंट है। क्लियर है ना? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डिमांड, या निम्नलिखित में से कौन सा घटक मांग को प्रभावित करता है। अच्छा जनसंख्या की मात्रा, भाई जितनी अधिक जनसंख्या होगी मांग उतनी अधिक होगी, जनसंख्या अगर जितनी कम होगी तो मांग उतनी कम होगी। तो भाई पहला तो घटक है। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बिल्कुल सही बात है। अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, आय का जो वितरण है, अगर मान के चलिए बहुत अधिक होगा लोगों के बीच में, जैसे मान के चलिए मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी को 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ, अगर उस 1 करोड़ प्रॉफिट में से अगर मैं बहुत कम इनकम जो है लोगों में बांटूं तो मांग भी कम होगी। बहुत अधिक 1 करोड़ जो मुझे प्रॉफिट हुआ, 1 करोड़ का जो प्रॉफिट मुझे मैं अधिक से अधिक लोगों में अगर मैं बांट दूं, अधिक से अधिक लोगों में बांट दूं, तो कहीं ना कहीं अगर आय का वितरण अगर हमने अच्छे तरीके से किया है, समझो आय का वितरण अगर हमने अच्छे तरीके से किया है तो लोगों के पास अधिक से अधिक पैसा आएगा, और अधिक से अधिक पैसा आने से लोग अपनी अधिक से अधिक मांग को भी दिखा पाएंगे। तो दोनों फैक्टर हैं। प्राइस ऑफ द रिलेटेड आइटम, ये भी मतलब रिलेटेड आइटम में हमारे पास 2 प्रकार के आइटम्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। याद करिए हमने आपको पढ़ाया हुआ है संबंधित वस्तुओं की कीमत। तो ये भी हमारे पास क्या होता है बताओ, कहीं ना कहीं ये भी हमारे पास कहीं ना कहीं मांग को प्रभावित करता है। और यहां पे क्या लिखा हुआ, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोग देख पा रहे हो कि ये तीनों की तीनों क्या है बताओ, हमारे पास ये ऐसे फैक्टर हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। अब एक छोटी सी बात और बताता हूं, आपको बताया था इंडिविजुअल डिमांड और एक बताया था मार्केट डिमांड, बताया था ना। तो ये जो दोनों फैक्टर है ना, ये जो दोनों फैक्टर हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये मार्केट डिमांड को मतलब एक प्रकार से प्रभाव डालने वाले फैक्टर हैं। ये जो फैक्टर हैं वो हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड को प्रभाव डालने वाले फैक्टर हैं। समझ में आया कि नहीं? अब ये मत बोलना सर इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है। इंडिविजुअल डिमांड व्यक्तिगत मांग, मतलब ये हुआ किसी एक व्यक्ति के व्यवहारों की मांग के बारे में अध्ययन करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब क्या, अगर हम लोग बात करें पूरे नोएडा में रहने वाले या पूरे राजस्थान में रहने वाले सभी व्यक्तियों, पूरे इंडिया में रहने वाले सभी व्यक्तियों की मांग कितनी है, दैट इज मार्केट डिमांड। पूरे नोएडा में रहने वाले जितने भी जो घर है सभी घरों की मांग कितनी, दैट इज मार्केट डिमांड। तो ये जो दोनों फैक्टर हैं वो मार्केट डिमांड के हैं, और ये जो अकेला फैक्टर है हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड के हैं। आइए एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। इंडिविजुअल डिमांड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइसेस। याद करिए 5 के 5 हमारे पास क्या है, फैक्टर्स हैं। ये जो फैक्टर्स हैं वो क्या डेनोट करते हैं, ये जो डेनोट करते हैं ये हमारे पास व्यक्तिगत मांग को डेनोट करते हैं। मतलब क्या, व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले हमारे पास कुछ कारक हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है तो मैं चाहता हूं स्क्रीन से हट जाऊंगा, एक बार जल्दी से देख लीजिए, फास्ट देखिए, और मैं यहां पे स्क्रीन से हट रहा हूं। एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये चौथे प्रश्न को देखिए और फिर आप लोग मुझे बताइए कि चौथा प्रश्न का आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग चौथे प्रश्न का आंसर बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे। चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी? बताओ फास्ट, कम ऑन। चलिए निम्नलिखित में से हटा, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और एक बार चलते हैं, एक काम करते हैं, इसको देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए मैं सोच रहा था कि मैं इसको प्योर हिंदी में लेके आऊँ, बट फिर हमने सोचा कि नहीं, हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि इंग्लिश वाले भी हैं, तो हम लोग इसलिए आप लोगों को हर एक क्वेश्चन, हर एक कंटेंट में बाइलिंगुअल मोड पे लेकर आ रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों लेके आ रहा हूँ। आप लोग देखोगे कि इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखी हुई है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मोड पे है, इसलिए थोड़ा सा कंटेंट जो इसका जो पैनल साइज है थोड़ा सा बड़ा हो गया। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ क्या हुआ बताओ, कि हॉरिजॉन्टल डिमांड अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइसेस ऑफ अदर गुड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लिखा हुआ कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे सही नहीं बोला हुआ है ना, तो हॉरिजॉन्टल डिमांड अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड। ठीक है, बहुत बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मांग के संकुचन एवं विस्तार से मांग वक्र अपरिवर्तित रहता है। द डिमांड कर्व रिमेन्स अनचेंज, बिल्कुल अनचेंज नहीं, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। चेंज का मतलब क्या होता है, ये जैसे चेंज का मतलब क्या होता है समझो, जैसे डिमांड कर्व ये डी है, तो यहाँ पे हमारे पास नया डिमांड कर्व हो गया, मतलब शिफ्टिंग वाली बात कर रहा है, D2 ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मतलब यहाँ पे अनचेंज का मतलब क्या, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को बता रहा है। देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को बता रहा है, तो यहाँ पे बताया हुआ है क्या कि मांग में संकुचित और विस्तार, संकुचित और विस्तार कहीं ना कहीं क्या होता है मांग वक्र में, वो क्या करता है बेसिकली कि जब मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है तभी होता है, और ये बिल्कुल सही है। मगर यहाँ पे बोला कि सही नहीं है, आप मुझे बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो ये तो सही है भाई। अच्छा, ये भी सही है। अच्छा, तीसरा देखते हैं, गिफिन वस्तुओं के मूल्य में कमी होने पर, अगर गिफिन वस्तुओं की मूल्य में कमी होती है तो मांग की मात्रा में वृद्धि होती है, नहीं भाई, मांग की मात्रा में भी कमी होती है। अगर गिफिन वस्तुओं की अगर मान के चलो अगर कमी होगी, अगर मूल्य में अगर कमी होगी तो मांग की मात्रा में क्या होगा, कमी होगी या वृद्धि होगी, मांग की मात्रा में भी हमारे पास क्या होती है बंधुओं, मांग की मात्रा में भी कमी होती है। तो ये यहाँ पे जो वृद्धि लिखा हुआ ना, यही गलत है। ठीक है, समझ में कि नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शंस क्या है, कोई बता सकता है लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शंस क्या है, मतलब मांग का नियम का एक्सेप्शंस क्या है। आपको ये जो गिफिन वस्तु, गिफिन गुड्स है ना, गिफिन है ना, जो गिफिन गुड्स है जिसको हिंदी में निकृष्ट वस्तुएं बोलते हैं, तो ये जो वस्तुएं होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये बेसिकली क्या होती है, मांग का नियम का एक एक्सेप्शंस भी है। अब एक्सेप्शंस का मतलब क्या हुआ कि गिफिन गुड्स एक ऐसी प्रकार की वस्तु है जहां पे मांग का नियम काम करता नहीं है। क्या बोला मैंने, गिफिन गुड्स एक ऐसी गुड्स है जहां पे मांग का नियम काम नहीं करता। अब आप कहोगे सर जी गिफिन गुड्स क्या होता है, सर गिफिन गुड्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे गुड्स जिनका बहुत ही ज्यादा, मतलब एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है, हाईली नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। अब हाईली नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब क्या होता है समझिए। अब भाई मांग का नियम क्या कहता है, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग का नियम तो यही कहता है ना, अरे बोलो मैं क्या कह रहा हूं, मांग का नियम क्या कहता है कि भाई कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी और कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, मांग का नियम ये कहता है। बट गिफिन गुड्स ये कहता है भैया नहीं, अगर कीमत घटेगी तो मांग भी घटेगी, कीमत घटेगी तो मांग भी घटेगी। समझ में आई बात कि नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी। गिफिन गुड्स, अब कहोगे सर ये किस प्रकार के गुड्स होते हैं, गिफिन गुड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा लो क्वालिटी के होते हैं, एकदम बहुत ज्यादा लो क्वालिटी की, एकदम वेरी 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 बैड क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं, एकदम निकृष्ट वस्तु एक प्रकार से। समझ में कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनरली क्या होता है कि जब जिन वस्तुओं की जो कीमत धीरे धीरे जो हमारे पास जब गिरने, मगर ऐसी वस्तु की अगर कीमत अगर गिरती है तो लोग उसका कंजम्पशन जो है कम कर देते हैं, वो जनरली जो है कहीं ना कहीं उससे अच्छी क्वालिटी का गुड्स को कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और आप लोगों को गिफिन गुड्स में ये सब गिफिन गुड्स समझ में आ गया होगा, और गिफिन गुड्स क्यों लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली गिफिन गुड्स पे क्यों काम नहीं करती आप लोगों को पता लगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड का कहना क्या है, प्राइस बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगा, सॉरी प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ेगा, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा। बट गिफिन गुड्स के केस में क्या होगा बताओ, गिफिन गुड्स में ये बोला जा रहा है कि प्राइस घटेगी तो डिमांड भी घटेगी, पक्का। तो यहां पे मांग की मात्रा में भी क्या होती है, कमी होती है। तो हमें आंसर मिल चुका है भैया, तो ऑप्शन नंबर जो सी आंसर होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये सी आंसर जो है कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अगला जो भाई, अच्छा अगला तो एक बार जल्दी से एक बार खुश हो जाइए। अगला आप सभी लोगों के सामने बड़ा ही बेहतरीन, बहुत ही मस्त, बड़ा शानदार, बहुत ही शानदार सा स्लाइड आप सभी के सामने है। एक बार जल्दी से फास्ट देखिए भाई, आप लोग देखोगे आपको देख के बड़ा मजा आएगा, सच्ची बता रहा हूं, बहुत ही खुश होने वाली बात है। एक बार जल्दी से आप लोग अपने चेहरे पे बिल्कुल मुस्कुराता सा चेहरा एक बार जल्दी से फास्ट दिखा दीजिए। मैं चाहता हूं कि मैं दिल से फील करना चाहता हूं कि आप सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार मैं स्क्रीन से हटता हूं, पहले आप इस स्लाइड को देखिए।
एक बार मैं स्क्रीन से हटता हूं, पहले आप इस पूरी स्लाइड को देखिए, इसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे ये क्या है, क्या है और क्या है। क्या खुशनुमा बोलते हैं कि आप सभी लोगों के लिए उपहार एक उत्कर्ष टीम लेके आई है। अब मैं आपके सामने स्लाइड पे आता हूं और आप सब लोग को मैं बता देता हूं कि जैसे एक शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, खुशनुमा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये खुशनुमा भी शब्द इस उपहार के सामने बंधुओं कम पड़ जाएगा। आप कहोगे सर कैसे? क्योंकि एक विद्यार्थी जब एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है ना, तो उसके वो 3 चीज सोचता है, यार काश मुझे ऐसी कीमत पे कोर्स मिल जाए जो कम कीमत में बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मिल जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, अब दीपावली पे जो आप सोच रहे हैं ना, बिल्कुल वैसा ही हमारे निर्मल सर, उत्कर्ष की टीम और उत्कर्ष क्लासेस आप सभी लोगों को एज अ गिफ्ट के रूप में आप लोगों को दे रही है। आप सोचोगे सर क्या है? बिल्कुल मुझे पता है आप लोग ये सोचोगे सर ऐसा क्या है। बंधुओं, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको लगभग 90% का, कितना 90% अप टू 90% का जो भी आप जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, 90% तक का आप लोगों को ऑफ दिया जाएगा जो है कोर्सेस पे। अगर आप कोर्सेस जो है गूगल प्ले स्टोर से उत्कर्ष एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करके अगर आप लोग जो है इन दिनों में 10 से 15 नवंबर, क्या लिखा है मैंने, 10 से 15 नवंबर के बीच में अगर आप कोर्स बाई करते हैं, बस डेट याद रखिएगा भैया, मैं एक बार वापस से 3 बार बोलूंगा, 10 से 15 नवंबर, 10 से 15 नवंबर और 10 से 15 नवंबर। बात आप सभी को समझ में आया कि नहीं है? तो ये 10 से 15 नवंबर के बीच में मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप गूगल से प्ले स्टोर, मतलब गूगल के प्ले स्टोर से उत्कर्ष एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम की तैयारी, मतलब उसका अगर कोर्स अगर आप लोग उत्कर्ष क्लासेस से, उत्कर्ष ऐप से अगर आप लोग लेते हैं, तो उससे लगभग आपको 90% का ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में बंधुओं आपको फ्री में टेस्ट सीरीज मिलेगा। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, किसी भी एडटेक प्लेटफॉर्म, मतलब किसी भी आप जाके चैनल पे देखोगे या प्लेटफॉर्म पे देखोगे, या तो वो दिवाली धमाका में क्या करते हैं, कोर्स की प्राइस सस्ता कर देंगे। भैया कोई कोर्स था 1000 रुपए का, कर देंगे 900 का या 800 का कर देंगे, या 2000 का था 1000 कर देंगे, या वो फ्री में टेस्ट सीरीज दे देंगे, या वो क्या कर देंगे बताओ, वैलिडिटी बढ़ा देते हैं। तीनों में से कोई एक काम करते हैं। बट उत्कर्ष का दिल बहुत बड़ा है भाई, ठीक है, बोलते हैं ना, उत्कर्ष का दिल इतना बड़ा है कि जितने विद्यार्थी नए आते हैं उत्कर्ष के चैनल पे नहीं आते, उत्कर्ष के डायरेक्ट टीम, मतलब उत्कर्ष क्लासेस के डायरेक्ट दिल में प्रवेश करते हैं। आप ये बात समझिए। तो आपको सभी को ये जो तीनों जो चीजें हैं ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। क्या क्या? 90% का ऑफ, और साथ के साथ आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और साथ के साथ बड़ी बेहतरीन सब्जेक्ट पे पकड़ कमांड बनाने के लिए आपको फ्री में टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है कि आपकी स्पीड बन सके, आपकी एक एक्यूरेसी आ सके, आपके सब्जेक्ट पे बेहतरीन कमांड बना सको, ये टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। और अगर आप सब लोग, कई बार ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो वर्किंग होते हैं, कहीं काम कर रहे होते हैं, तो उनको जनरली उतना टाइम नहीं मिल पाता है कोर्स को देखने के लिए, तो उन सभी बंधुओं के लिए भी, और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो किसी कारणवश कई बार पहली बार में सिलेक्शन नहीं हो जाता कई बार, कहीं मतलब कुछ इमरजेंसी या किसी मतलब इशू के कारण, तो उन सब चीज़ों, मतलब हर चीज़ का एक परमानेंट सॉल्यूशन देखते हुए हमने 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी दी हुई है कि अगर आप सब लोग अगर भी कोर्स बाई करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 6 महीने की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी दी जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो भरपूर और इतना बेहतरीन, शानदार और गजब जिसे बोलते हैं ना, मजा आ गया है ना, और आप लोगों की लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि आग लगा दिया, बोलते हैं ना आप लोग, यही बोलते हो। तो ये एक बेहतरीन सा एक जो गिफ्ट है वो आप लोग, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि सभी बंधुएं अभी के अभी, अगर आप सभी लोगों ने मतलब अगर आपने प्ले स्टोर से अगर डाउनलोड नहीं किया तो उत्कर्ष एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद ये जो ऑफर है प्यारे दोस्तों 10 से 15 नवंबर तक के लिए है। मैं वापस से बार बार बोल रहा हूं, 10 से 15 नवंबर के बीच में आप लोग प्लीज जाइए और अपने सिलेक्शन में 4 चांद लगाने के लिए जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप उसका बैच लेके आप सब लोग सस्ते से सस्ते, बेहतरीन से बेहतरीन और अच्छे से अच्छे क्वालिटी के साथ तैयारी कर सकते हैं। और मुझे लास्ट में बस मैं एक लाइन बोलूंगा, एक लाइन, आप सभी को पता है कि उत्कर्ष जो टीम है, जो क्वालिटी देती है, मैं दावे के साथ ठोक के कह सकता हूं, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको वो क्वालिटी नहीं दे सकता। मैं बिल्कुल चैलेंज करता हूं आप लोगों को कि ऐसी क्वालिटी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पा नहीं सकते, चाहे वो YouTube की क्लास हो, चाहे आपकी एप्लीकेशन की क्लास हो, चाहे कोई भी क्लास हो।
इतना रगड़ के, इतना जोश के साथ पढ़ाती है। तो बंधुओं, अगर वो जोश, उत्साह, वो एनर्जी और वो क्वालिटी के साथ अगर आप भी अपने सिलेक्शन को पाना चाहते हैं प्यारे दोस्तों, और जैसे दीपावली की तरह घर में खुशियां होती है सिलेक्शन लेने के साथ, अपने परिवार में वही खुशियां चाहते हैं, जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और कोर्स बाई करने के बाद, और जैसे ही अगर आप लोग जैसे सिलेक्शन लेंगे और हम आपको मिलेंगे और हम कहेंगे सर जय हिंद। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम अपने नए कॉन्सेप्ट और नए टॉपिक, मतलब नए क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास ये पांचवा क्वेश्चन है, आपके सामने है। पांचवा क्वेश्चन भी बहुत मस्त है, आइए देखते हैं। वह विशेष मात्रा जो वस्तु की एक विशेष कीमत पर खरीदी जाती है क्या कहलाती है? बहुत बढ़िया। द पर्टिकुलर क्वांटिटी विच इज परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड व्हाट? अच्छा, एक पर्टिकुलर वो क्वांटिटी, अच्छा मैंने आपको डिमांड की डेफिनेशन पढ़ाई है, बोलो हाँ है ना? आप कहोगे सर बिल्कुल पढ़ाई है, तो बस अगर डिमांड की डेफिनेशन पढ़ाई है तो एक बार बता दो कमेंट करके। अगर मैंने आप सब लोगों को डिमांड की डेफिनेशन पढ़ाई है ना, फिर आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। चलिए एक बात मुझे बताओ, यहां पे बताओ, वह विशेष मात्रा, एक वो विशेष क्या बोला जा रहा है? मात्रा, जो एक वस्तु, मतलब जो वस्तु की एक विशेष कीमत पर खरीदी जाती है। तो एक विशेष वस्तु, एक विशेष कीमत पर जो मात्रा हम खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड। की कितनी क्वांटिटी डिमांड की है, वो आंसर इज व्हाट? हमारे पास क्या आंसर होगा? मात्रा, मतलब मांगी गई मात्रा या क्वांटिटी डिमांडेड। सिंपल, एक विशेष कीमत पे जो भी हम लोग क्वांटिटी खरीदते हैं दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? नेक्स्ट, जब कॉफी की कीमत में वृद्धि के कारण चाय की मांग में वृद्धि हुई। अभी हमने समझा भी था, जैसे समझो यहाँ पे टी और इन कॉफी है, ले लेते हैं एग्जांपल में। अब यहाँ पे टी की कीमत थी 10 रुपए और कॉफी की कीमत थी मान लो 10 रुपए। यहां बोला हुआ कि कॉफी की कीमत में क्या होगी बताओ? वृद्धि। तो कॉफी की कीमत में वृद्धि मतलब 10 से क्या हो गया बताओ? 12 के कारण चाय की मांग में वृद्धि हो जाती है। तो भाई सिंपल सी बात है, कॉफी की कीमत बढ़ी तो कॉफी की कीमत बढ़ने से क्या होगा? लोग, जो कंज्यूमर, जो उपभोक्ता हैं, वो जो उपभोक्ता कॉफी का कंजम्पशन कर रहे हैं, वो उपभोक्ता कहाँ? वो सारे के सारे टी वाले, मतलब चाय को कंजम्पशन करने स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टी के जो कंज्यूमर हैं वो बढ़ जाएंगे, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया। तो इन दो वस्तुओं, मतलब अगर बात करें किस प्रकार का संबंध होगा, ये बात जो है, ये पॉइंट हमने अभी जस्ट पहला क्वेश्चन मुझे लगता है किया था, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझाने की आवश्यकता है। ये जो संबंध होगा कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशन होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। मांग का नियम क्या है पता है आप लोगों को कि नहीं? बोलो, मांग का नियम क्या है? कमेंट करिए जल्दी से, फास्ट, देखते हैं किस किस को आइडिया है। मांग का नियम क्या है? मांग का नियम ये कहता है भैया, देयर इज अ नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। भाई प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे प्यारे दोस्तों, कीमत और मात्रा की मांग में एक ऋणात्मक संबंध, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? मांग का नियम। और उसमें एक शब्द होता है जिसको सेटरिस पैरिबस बोला करते हैं, कीपिंग अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, या अन्य कारक स्थिर होंगे। यही बात बताई थी मैंने आपको। यहां पे यह एक गुणात्मक कथन है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, एक परिणात्मक, या बोथ क्वालिटेटिव और कॉन्सिक्वेंशियल है, नाइदर क्वालिटेटिव या नोर क्वांटिटेटिव है। एक बार सभी लोग फास्ट कमेंट करके बताएं क्या आंसर होगा, ए, बी, सी या डी? देखिए ये कौन सा एलिमेंट है बताइए? ये एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक गुणात्मक कथन है। कौन सा कथन है? गुणात्मक कथन है। अब यहाँ पे गुणात्मक कथन क्यों बोला हमने? क्यों बोलो? क्योंकि हम कितनी क्वांटिटी बढ़ी, कितनी क्वांटिटी घटी, ये हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे क्वांटिटी वाली बात नहीं हो रही, बस यहाँ पे ये बताया जा रहा है किसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, किसकी वजह से डिमांड घटेगी। क्लियर है ना? यहाँ पे कोई क्वांटिटी बताता है भाई, लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है क्या कि भाई प्राइस बढ़ने से कितनी क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस घटने से कितनी क्वांटिटी, मतलब प्राइस घटने से कितनी क्वांटिटी बढ़ेगी, या प्राइस बढ़ने से कितनी क्वांटिटी घटेगी, बताता है क्या? नहीं बताता, सिर्फ वो फैक्टर बताता है। दैट्स वाई ये एक प्रकार सा क्वालिटेटिव स्टेटमेंट के रूप में ये जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे पास संगणक भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आइए देख लेते हैं। भाई हमने कहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ डाल दो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इज नॉट, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक मांग वक्र के दाहिनी ओर खिसकने का कारण नहीं है? अच्छा, नहीं है यहाँ पे बोला हुआ। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं मांग वक्र दाहिनी ओर जो है कब खिसकेगा। मांग जो वक्र है वो दाहिनी ओर कब खिसकेगा? तो मांग वक्र दाहिनी वक्र, जैसे अगर मान लो इनकम, अगर इनकम बढ़ी, अगर इनकम क्या होगी? बढ़ी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस काफी अच्छा हुआ। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की अगर मैं बात करूं तो जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर भविष्य में अगर लग रहा है कि कीमत कम होने वाली है, ठीक, तो ये अगर हम लोग बात करें तो पॉजिटिव चेंज
पॉजिटिव चेंज इन इंटरेस्ट है, ठीक है। अभिरुचि में सकारात्मक परिवर्तन, अच्छा बहुत बढ़िया। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, अच्छा ठीक है। रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, या निकृष्ट वस्तु के लिए उपभोक्ता की आय में वृद्धि। एक बार फास्ट बताओ क्या आंसर होगा, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट है या और करेक्ट आंसर है, ए बी सी या डी, ठीक है। ए बी सी या डी, एक बार सभी लोग मुझे बताओ फास्ट क्या आंसर होगा, ए बी सी या डी। यहां पे हमारे पास देखो क्या, एक बार जल्दी से इसका आंसर बताओ, और सॉरी इस क्वेश्चन को देखो और आंसर बताओ। चलिए सभी लोग बताएं जल्दी से फास्ट इसका आंसर, कमान। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मांग वक्र दाहिनी की ओर खिसकने का सबसे बड़ा कारण यहां पे बोला वो नहीं है। अच्छा बताओ, पॉजिटिव चेंज इन इंटरेस्ट, अगर मान के चलो अगर किसी भी कॉमोडिटी पे अगर हमारा पॉजिटिव चेंज आता है तो भाई सिंपल सी बात है, मतलब कहीं ना कहीं वो हमें प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, डिमांड बढ़ेगी। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ी तो डिमांड बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है दूसरी की। अच्छा दूसरा, प्रतिपूरक वस्तु की कीमत में कमी, मतलब क्या हुआ, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कीमत घटी तो डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है भाई। अगर मान लो पेट्रोल की कीमत आज घट जाती है, आज पेट्रोल की कीमत घट जाती है तो लोग बहुत सारा कार खरीदना स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे, बताओ। आज सीएनजी की गाड़ी क्यों खरीदते हैं, क्योंकि सीएनजी की कीमत थोड़ी बहुत घटी हुई है ना पेट्रोल से, हालांकि अब तो दोनों ही बराबर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब इस तरीके से अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या लिखा हुआ है, निकृष्ट वस्तु, जिसको हम लोग गिफन गुड्स बोलते हैं, निकृष्ट वस्तु के लिए उपभोक्ता की आय में वृद्धि। अरे भाई भाई गिफन गुड्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, गिफन गुड्स के लिए भैया होगा क्या कि गिफन गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड काम करता नहीं है, तो इनकम हमारे पास क्या होना चाहिए भाई। यहां पे अगर कीमत घटेगी तो डिमांड भी क्या होगा बताओ, घटेगी। तो कीमत घटेगी तो डिमांड भी घटेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम। अगर मान लो अगर इनकम अगर बढ़ेगी है ना, इंक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम फॉर द इंफीरियर गुड्स, निकृष्ट वस्तु के लिए उपभोक्ता की आय में वृद्धि। भाई अगर मान के चलो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, अगर इनकम बढ़ेगी तो इंसान वो नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन करेगा या इंफीरियर का करेगा, बताओ। आपकी इनकम बढ़ेगी, इंफीरियर एक प्रकार से लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, क्या बोला मैंने, इंफीरियर गुड्स या निकृष्ट वस्तुएं जो होते हैं एक प्रकार से लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं। तो अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो इनकम के बढ़ने से आप अच्छी क्वालिटी का गुड्स यूज करोगे या लो क्वालिटी का, तो आप कहोगे सर जी अच्छी क्वालिटी का यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीज इन इनकम जो होगा वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, वो अगर इनकम इंक्रीज करेगा तो कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगी आपकी डिमांड किसकी, लो क्वालिटी गुड्स की। कि जो लो क्वालिटी के जो गुड्स हैं उन पे क्या होगा बताओ, हमारा जो मांग है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगा, हमारी जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स हैं उस पर हमारी मांग बढ़ेगी। समझ में आया कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं आंसर क्या हो जाएगा बताओ, डी हो जाएगा पक्का, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आगे बढ़े, नेक्स्ट नाइन्थ हमारे पास, ये भी हमारे पास सेकंड ग्रेड एसएसटी में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। आइए देखते हैं, यदि मांग की आय लोच मतलब एक से अधिक हो, यहां पे एक से अधिक होने का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन वन, क्लियर। अच्छा तो अधिक व धनात्मक है तो वह वस्तु, इफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन वन, तो वो वस्तु कौन सी वस्तु कहलाती है। चलो बताओ जल्दी से फास्ट, नाइन्थ का एक बार ऑप्शन बताएं फास्ट, कौन सी वस्तु कहलाती है। देखिए आपको बता दूं, ऐसी वस्तुएं जैसे वो लग्जरी वस्तुएं कहलाती हैं, लग्जरी गुड्स कहलाती हैं। समझ में नहीं आया, कौन सी गुड्स कहलाती हैं, लग्जरी वस्तुएं, या हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक प्रकार से विलासिता वस्तु कहलाती हैं। तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर एक से अधिक है तो हमारे पास वो विलासिता वस्तु कहलाती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर एक से अधिक है तो ये हमारे पास डिमांड कर्व बना, ये एक्स ओ वाई हो गया है ना, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से अधिक दिखा रहा है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर एक से कम होगा तो ये डिमांड कर्व बना। यहाँ पे जो डिमांड कर्व है ना वो बिल्कुल फ्लैटर है, कैसा है बताइए, फ्लैटर। ये कैसा है मुझे बताइए, ये एक्स ओ वाई है, ये हमारे पास जो है ये बिल्कुल कैसा है बताओ, ये स्टीपर है, कैसा है ये हमारे पास स्टीपर। कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोग मुझे जरूर बताओ। ये डिमांड कर्व ऑरिजिन से कनेक्टेड है, स्टीपर हुआ, ये डिमांड कर्व ऑरिजिन से दूर है, इसलिए क्या हुआ बताओ, फ्लैटर हुआ। समझ में आया कि नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, ये एक लग्जरी गुड्स, मतलब क्या कहीं ना कहीं हम लोग लग्जरियस गुड्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, क्लियर। मांग के नियम के अनुसार वस्तु के मूल्य तथा मांगी गई मात्रा की मांग वक्र का ढाल होता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट इज
पॉजिटिव, नेगेटिव या पैरेलल टू एक्स एक्सेस या पैरेलल टू वाई एक्सेस? बता दो जल्दी से फास्ट, क्या आंसर होगा? विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर? अब आपको पता ही है लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग अगर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की बात करें, है ना, तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की बात करें मतलब ये बोला जा रहा है कि भैया अगर मैं मांग के नियम के अनुसार की बात करूं तो डिमांड कर्व कैसा होगा बताओ? ये डाउनवर्ड स्लोप होता है। और डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है मुझे बताओ? डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के कारण। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है सर जी? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा संबंध होता है? बता दो, बता दो कैसा संबंध होता है? नेगेटिव या ऋणात्मक। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, आ जाओ, एक प्रश्न हमारे सामने है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्राइस ऑफ अ गुड इज इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 11। तो हमारे पास शुरुआत में प्राइस कितना है? 10, नया प्राइस कितना होता है? 11। अब ये क्वेश्चन ऐसे मैंने कराए हुए हैं, फिर मत बोलना कि नहीं कराया, ये क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। एंड द यूनिट्स डिमांडेड फ्रॉम द गुड्स इज 50 to 45। हमने हमारे पास 50, ये क्यों कितना था 50 और Q1 कितना था बताओ? 45। पक्का? अच्छा, इस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द गुड, तो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा हमारे पास माइनस का डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी और इनटू में कर देंगे क्या? पी अपॉन में क्यू। पक्का? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस का डेल्टा क्यू कितना है? Q1 माइनस का क्यू, तो हमारा सॉरी Q1 माइनस का क्यू है ना, तो हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा। डेल्टा पी कितना आ जाएगा? P1 माइनस पी, तो 11 में से 10 निकाल दे, कितना आ जाएगा बताओ? 1। क्लियर? इनटू में पी कितना है? पी हमारे पास 10 अपॉन में क्यू कितना है बताओ? हमारे पास 50। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 10 बच्चे कितना बताओ? 50, और ये हमारे पास 5, 1 आ जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 1, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 1 मतलब क्या हुआ बताओ? एक यूनिटरी इलास्टिक है। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या हुआ? लोचदार मांग, या हमारे पास ये जो मांग है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 1 का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल एक लोचदार मांग या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 1, ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। कोई दिक्कत? ये कैसे किया आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे आप सभी के सामने। आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। यदि किसी वस्तु की कीमत में अति सूक्ष्म परिवर्तन के कारण मांगी जाने वाली मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन देखा जाए, मतलब क्या हुआ? हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 दिखा जा रहा है, ठीक है? या आप इसको इस तरीके से समझो, यदि किसी वस्तु की कीमत में अति सूक्ष्म मतलब क्या? बहुत कम परिवर्तन के कारण मांगी जाने वाली मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए। अच्छा ठीक है, मतलब ये सिचुएशन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर इज मोर देन 1। क्लियर है ना? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1 दिखाया जा, मतलब सिचुएशन बताई जा रही है, साफ साफ दिख रही है कि कैसे सिचुएशन, मैं बोल सकता हूँ कैसे सिचुएशन बताया जा रहा है, जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया, ये 10 हो गया, तो यहाँ पे यहाँ ये 10 है, तो ये हमारे पास जो है ये मान लो 12 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, तो यहाँ पे 150 हो गया। तो आप कहोगे सर जी प्राइस में चेंजेस हुआ मात्र 20% का, बट क्वांटिटी में चेंजेस हुआ सर 50% का। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, देखो क्या, किसी वस्तु में कीमत में अति सूक्ष्म परिवर्तन, बिल्कुल कम परिवर्तन हुआ, तो प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ? 20%। बट 20% प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है बताओ? 50%। तो कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1 के सिचुएशन है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखा गया, तो यह कौन सी लोच की श्रेणी में आता है? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक, या ऑल ऑफ द अबव सिचुएशन? बताइए कौन सा सिचुएशन हमारे पास कहलाएगा ये? विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर? बताइए फास्ट, देखते हैं भाई कौन बता सकता है। चलो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? इसको हम लोग एक सिचुएशन बोलेंगे क्या? पूर्णतः लोचदार सप्लाई, जिसको परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई बोला करते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट है? ये आप लोगों को पता होगा, है ना? इसको पता होगा ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1 की सिचुएशन है। क्लियर? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब आप सभी लोगों को ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है? इस तरीके से हमारे पास देखो क्या 13 देखते हैं। मार्शल के अनुसार मांग की मूल्य लोच उस समय इकाई के बराबर होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर कब होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर ये होता है जब होता है जब जितनी प्रतिशत मात्रा की मांग में परिवर्तन हुआ है उतने ही प्रतिशत हमारे पास कीमत में परिवर्तन हुआ। जैसा समझो 20% कीमत में परिवर्तन हुआ तो मात्रा की मांग में भी 20% परिवर्तन हुआ। 50% अगर कीमत में परिवर्तन हो तो मात्रा की मांग में भी 50% परिवर्तन हो, तो उसको बोलते हैं क्या? यूनिटरी इलास्टिक या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 बोला करते हैं। अच्छा, वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी होने पर कुल व्यय मात्रा स्थिर, वस्तु के मूल्य में वृद्धि पर कुल व्यय राशि घट जाती है, वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर कुल व्यय की राशि बढ़ जाती है, या वस्तु के मूल्य में कमी होने पर कुल व्यय की राशि बढ़ जाती है। चलिए एक बार जल्दी से फास्ट बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? विच वन ऑफ द ऑप्शन इज परफेक्ट और करेक्ट आंसर? चलिए 13 का आंसर बताओ। 13 का आप लोग का आंसर बताना है, A, B, C या D। तो वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी होने पर कुल व्यय की मात्रा क्या होती है बताओ? स्थिर रहती है। अच्छा, यहाँ पे बताओ वस्तु के मूल्य में चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो,
कुल व्यय की मात्रा क्या होती है बताओ जल्दी से फास्ट। कुल व्यय मतलब जो टोटल जो हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा क्या होता है बताओ, बिल्कुल बराबर रहता है। टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास बराबर रहता है। यहाँ पे बराबर का मतलब क्यों है, मतलब स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब क्या हुआ कि भैया अगर प्राइस हमारे पास 20% से बढ़ी है ना, तो क्वांटिटी भी हमारे पास 20% से ही घटेगी। नहीं है इसमें, अगर कीमत 20% से बढ़ गई तो हमारे जो क्वांटिटी डिमांडेड, हम लोग जो डिमांड करेंगे वो 20% से कम कर देंगे, तो भैया एक्सपेंडिचर तो उतना ही रहेगा ना। समझ में आया कि नहीं आया मैंने क्या बताया। अगर मान लो प्राइस अगर 20% से घट गई तो भैया 20% से घट गए तो हम लोग एक्सपेंडिचर भी कितने परसेंट से बढ़ा देंगे, 20% से ही बढ़ा देंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या एक्सपेंडिचर पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। समझ में कि नहीं है, एक्सपेंडिचर पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। क्यों, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 1 है। कोई दिक्कत है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रही बात कि नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि भैया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 का मतलब यही होता है क्या कि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा वो बिल्कुल बराबर होगा किसके, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को है यहाँ तक तो आप लोग मुझे जरूर बताएं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन देखते हैं। मांग के नियम में यदि वस्तु की कीमत है ना इज इक्वल टू पी तथा वस्तु की मांग जो है क्यू माना जाए तो दोनों के मध्य संबंध कौन सा होता है। तो P इज इक्वल टू क्यू या P इज इनवर्सली इक्वल टू क्यू या P इज इक्वल टू 1/डेल्टा क्यू या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू, है ना, हम लोग बोल सकते हैं क्या, क्वांटिटी। एक बार जल्दी से फास्ट बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर होगा। अच्छा बताओ, ये हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव रिलेशन होता है। आपने देखा होगा कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में हमारा जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव रिलेशन होता है। अच्छा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q, ये किस में होगा, ये हमारे पास सप्लाई में होगा, यहाँ पे पूर्ति में होगा, ये ध्यान रखना। बट यहाँ पे बोला जो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू Q, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं क्या होता है बताओ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं है। चलिए आखिरी प्रश्न हमारे पास 15वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें मांग का नियम लागू नहीं होता। अब देखिए इसमें से कौन सा जो गुड्स है जिसमें मांग का नियम लागू नहीं होता। थोड़ी देर पहले हमने आपको पढ़ाया है, मत बोलिएगा कि हमने नहीं पढ़ाया, जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाया है। आपने कहा सर आय फैशन रुचि घटक में, भैया वहां पे होगा, इनकम बढ़ेगी है ना, फैशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, है ना, चेंज होगा, बिल्कुल सही बात है। गिफ्ट एंड गुड्स में मांग का नियम नहीं आता, क्यों बोलो। क्योंकि गिफ्ट एंड गुड्स का कहना क्या है भैया, कि भैया गिफ्ट एंड गुड्स का कहना यह है कि अगर भैया प्राइस घटेगी तो प्राइस के घटने पे डिमांड नहीं बढ़ती गिफ्ट एंड गुड्स की, प्राइस घटने से हमारे पास जो डिमांड होती है वो हमारे पास बढ़ जाती है। सॉरी, प्राइस के घटने से डिमांड भी क्या हो जाती है बताओ, घट जाती है। तो इसका मतलब क्या हो, प्राइस के घटने से डिमांड घट रही, मतलब यहाँ पे मांग का नियम काम नहीं करता। समझा कि नहीं। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़े नेक्स्ट, ठीक। अगर हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, ऐसी वस्तुएं जो एक साथ उपयोग में ली जाती हैं वो क्या कहलाती हैं। सच आइटम विच आर यूज्ड टुगेदर आर कॉल्ड क्या, कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट या नॉर्मल, या कौन सी गुड्स कहलाती हैं। चलिए एक बार सभी लोग मुझे बताओ, ऐसी वस्तुएं जो एक साथ उपयोग में ली जाती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। जैसे कार एंड पेट्रोल हो गया, पेन और इंक हो गया, जो एक दूसरे पे निर्भर होती हैं, है ना, एक दूसरे पे क्या होती हैं, निर्भर होती हैं। और सब्स्टिट्यूट मैंने आपको बताया हुआ है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, जो एक दूसरे की जगह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफी समथिंग करके। ठीक है, चलिए आप सब लोग कमेंट में बताएंगे नॉर्मल गुड्स क्या होता है ना, सामान्य वस्तुएं कौन सी होती हैं, कमेंट करके बताइए जल्दी से फास्ट। देखते हैं, वस्तु X जिसकी मांग बेलोचदार है उसकी कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तु X के उपभोक्ताओं का कुल व्यय क्या होगा। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड X। भाई गुड X की प्राइस में हमारे पास इंक्रीज हुआ, वो डिमांड इज इनलास्टिक। डिमांड कैसा होगा मुझे बताओ, इन इलास्टिक डिमांड होगा। ठीक, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द गुड विल क्या होगा, जल्दी से बताइए फास्ट। जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो कैसा होगा, एक बार सभी लोग बताओ। इन इलास्टिक का मतलब क्या है, एक बार सभी लोग मुझे बताएं कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, 17th ना। तो यहाँ पे 17th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, ए, बी, सी या डी। एक बार सभी लोग मुझे बताओ, अगर हमारे पास, अच्छा ये संगणक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया है, संगणक भर्ती परीक्षा 2018 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड X, गुड X की कीमत में अगर मान के चलो वृद्धि होती है, उस डिमांड इज इनइलास्टिक, तो द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंज्यूमर विल क्या होगा बताओ। हमारे पास जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा कंज्यूमर का वो हमारे पास वो इंक्रीज होगा। क्या होगा बताइए, ये इंक्रीज होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो मांग की लोच हमने पढ़ाया है, एक बार जाके प्लीज जाके अगर वो वीडियो देखोगे तो आपको वहाँ पे ये चीजें जरूर देखने को मिलेगा। ये टॉपिक मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, देख लेना। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या है आप लोग देख सकते हो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा यहाँ पे ये इन्फिनिटिव की बात कर रहा है।
ठीक। अच्छा, दिए हुए मांग वक्र द गिवन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व हैज, क्या होगा बताओ। संगणक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो यहाँ पे बताया हुआ है क्या कि इन्फिनेटिव स्लोप है ना, इन्फिनेटिव स्लोप, जीरो इलास्टिसिटी। तो क्या होगा एक बार बताओ जल्दी से फास्ट, क्या आंसर होगा कमेंट करके बताइए, ए बी सी या डी। तो जीरो स्लोप है ना, यहाँ पे भी स्लोप क्या है, जीरो है, बट इन्फिनेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आपने लिखा हुआ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर इन्फिनेटिव। ये तो बिल्कुल सीधा और साधारण क्वेश्चन है, और ये मैंने अपनी क्लास में भी कराया हुआ है, अगर आप लोगों को याद होगा तो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन हमने बिल्कुल क्लास में कराया हुआ है। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब वीडियो को अगर फॉलो करते हो तो ये वाली क्लासेस भी हमने ध्यान से, ये वाली क्लास भी, ये वाले क्वेश्चन भी हमने क्लास में कराया हुआ है। P1 P2 दिए हुए और हमें मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ ज्ञात डिमांड ज्ञात करना है। बताइए कमेंट करके, माइनस का डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी और गुणा में पी अपॉन में क्यू कर दिया। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास क्या होगा बताओ, माइनस डेल्टा क्यू कितना है, Q1 माइनस का Q या Q2 माइनस का Q1, तो हमारे पास ये 500 आ जाएगा। याद करिए 500, डेल्टा पी कितना आ जाएगा बताओ, 8 में से 10 माइनस का 2 इंटू में पी कितना है बताओ, हमारे पास 10, Q कितना है हमारे पास 1000। क्लियर है, हमारे पास ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 2.5 ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर कितना होगा 2.5। तो ये जो 2.5 आ रहा है, जनरली यहाँ पे नेगेटिव जो लिखा हुआ है, नेगेटिव साइन इग्नोर करते हैं डिमांड, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन होता है, दैट्स वाई। क्लियर, 19th हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने सेकंड ग्रेड एसएसटी में पूछा गया प्रश्न है, इसका आंसर बताइए, फिर हम लोग उसके बाद क्लास को राइट ऑफ करेंगे। अन्य बातें स्थिर रहें, एक अन्य बातें स्थिर रहते हुए एक वस्तु की कीमत गिरने के परिणाम स्वरूप व्यक्त किया जाता है। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, द रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी एक्सप्रेस इन डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक्सपेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन डिमांडेड या इंक्रीज इन डिमांडेड। बताओ फास्ट क्या आंसर होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक बार सभी लोग फास्ट बताएं, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी, बताओ फास्ट जल्दी से भाई। अगर मान के चलो अन्य बातें स्थिर रहेंगे, तो यहाँ पे हमने डिमांड कर बनाई हुई है। अब मान के चलो पहले प्राइस थी हमारे पास इतनी, ओपी प्राइस पे ओ की क्वांटिटी डिमांड करते हैं, जैसे ही प्राइस गिरी ओपी 1 हुआ, तो प्राइस के गिरने से यहाँ पे क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया। ये देखिए एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांडेड है, वाई एक्सेस पे क्या है, प्राइस है, पक्का ना। ये क्या है, डिमांड कर्व है। तो यहाँ पे जो पॉइंट ई है, तो ये पॉइंट ई है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, E1। इन सब चीज़ों को देखते हुए आप लोग देखोगे क्या कि जैसे ही हमारे पास प्राइस फॉल हुआ, तो प्राइस के फॉल होने से डिमांड कर्व क्या हो गया बताओ, इस साइड आ गया। और जो डिमांड कर्व बढ़ी है उसको बोलते हैं क्या है बताओ, एक्सपेंशन इन डिमांड। क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड, या हम सब लोग मांग में विस्तार बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मांग में विस्तार। तो एक्सपेंशन इन डिमांड बोल दो या मांग में विस्तार बोल दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बताओ, एक्सपेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। और यही अगर मान के चलो अगर प्राइस घटी होती, सॉरी अगर प्राइस, हाँ प्राइस के घटने से अगर प्राइस बढ़ी होती, फॉर एग्जाम्पल प्राइस अगर बढ़ गई और प्राइस के बढ़ने से क्या होगा, तो ये हमारे पास मतलब डिमांड घट गई। डिमांड घट गई कि नहीं घट गई, पहले OQ था अभी OQ2 आ गया, डिमांड घटी ना, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को क्या बोलते हैं, संकुचित मांग। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, संकुचित मांग, पक्का। थैंक यू। अगली क्लास में आप सभी लोगों के साथ उम्मीद करता हूँ 20 क्वेश्चन की सीरीज। देखिए मैं ऐसा फील कर पा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे वो कहेंगे सर जी थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा स्पीडली करा दिया। देखिए यार, प्रैक्टिस क्वेश्चन को अगर हम लोग कर रहे हैं ना, तो कॉन्सेप्ट की अगर आप बिना प्रैक्टिस किए अगर आप लोग आ जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने डिमांड चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, जाके देख लो एक बार डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने मेरी वीडियो डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आपने देख लिया, तो ये जितने क्वेश्चंस कराए हैं ना, आप मुझसे 10 गुना तेजी से सॉल्व करोगे। ठीक, तो अगर आप चाहते हो कि मुझसे 10 गुना तेजी से अगर सॉल्व करो, तो जाके डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख लें। और नहीं तो अगर आपको डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मान के चलिए ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं हमारे क्लास में जिनको डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है नहीं पता, तो वो क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। और सोचो मैं इस क्वेश्चन पे लग के अगर मैं आधे घंटे तक मैं अगर ये बताऊं कि डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, फिर मैं इस क्वेश्चन को कराऊं, तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर, और जो ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वीडियो देखी होगी, तो क्वेश्चन को बहुत फटाक तरीके से वो कर पा रहे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए वेरी 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 गुड बाय फॉर टुडे। सभी को तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी बंधुओं का तहे दिल से आभार। थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को।